अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आज के लेक्चर में बात शुरू करेंगे C6L1 की। C6 छठा टेस्ट होगा हमारा छठे डिवीजन के मुताबिक, और लेक्चर नंबर 1 उसका जो है। अब C6 जो है ना बच्चों, उसमें हमने फिर से प्रीवियस C5 की तरह 2 यूनिट्स को मर्ज किया हुआ है UHS की आउटलाइन में से, और वो 2 यूनिट्स हमारे पास हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और एक यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम 3 लेक्चर्स में इन दोनों यूनिट्स को समराइज़ करेंगे। इनमें जो मेजर टॉपिक्स और उन टॉपिक्स में से आने वाले क्वेश्चंस जो पास्ट में आ चुके और जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स यहाँ पर हमें पता होने चाहिए, हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, और उसके लिहाज से हमारे पास आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो लोग आप में से थर्मो वाला सेक्शन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और उन्होंने याद कर लिया, उन्हें याद होगा कि हमने रिएक्शन की जब टाइप्स का जिक्र किया था तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है वहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और हमने वहाँ पर पढ़े थे इसके अलावा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। यहाँ पर हम एक नई बात रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कंपेयर करेंगे। मैं बड़ा ब्रीफली इसको कंपेयर करके आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है इन दोनों यूनिट्स में करने के लिए। मसलन एक रिएक्शन आप लेते हो जी कि आपके पास है N2 + 3 मोल्स ऑफ H2, और आप मिलाते हो तो प्रोडक्ट हासिल कर पाते हो 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है बच्चों, और एक रिएक्शन आपके पास और है जिसमें आप कहते हो H2 + O2, 2 मोल्स आपने मिलाए एंड 2 मोल्स ऑफ H2O हासिल हो गए। यू हैव एडेड द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स एग्जैक्टली। आपने क्या किया है, आपने दोनों रिएक्शंस अलग अलग कंटेनर्स में स्टार्ट किए और दोनों की एग्जैक्ट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स आपने बर्तन में कंटेनर में डाली थी। हुआ ये है कि यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में आप जितना मर्जी टाइम दें और जैसी मर्जी कंडीशन सेट कर लें, ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये मिलकर अमोनिया बनाएंगे। और जब हमें ऐसा फील होगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, हम कंटेनर में ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ मिकदार अमोनिया की बनी होगी और कुछ मिकदार नाइट्रोजन हाइड्रोजन की भी मौजूद होगी। और अगर मैं उस कंटेनर की, वेसल की, बर्तन जिसमें रिएक्शन हो रहा था, उसकी कंडीशन को थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा तो इसकी मिकदार चेंज होगी और इसके अकॉर्डिंगली इनकी मिकदार भी चेंज होगी। यानी कि ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कंटेनर में रहेंगी। लेकिन जब दूसरी तरफ आएंगे, हमने चूंकि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में डाला था रिएक्टेंट्स को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीट रिएक्शन के बाद किस में बदल चुके होंगे, प्रोडक्ट में। और इसकी कंडीशन को माइनर वेरिएशन लाने पर ये वापस फौरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तब्दील होते हुए नजर नहीं आएंगे। कंटेनर में सिर्फ एक चीज प्रोडक्ट यानी कि वाटर मौजूद होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल और ये रिएक्शन क्या था, इरिवर्सिबल। ठीक है, अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसका ताल्लुक सिर्फ किसके साथ है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शंस को जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी दुनिया में रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू अटेन अ पर्टिकुलर स्टेज। उनके अंदर एक रुझान है कि वो कहां पर जाना चाहते हैं, एक खास स्टेज पर, जिसका नाम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमेशा कहां जाना चाहते हैं बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन करना चाहते हैं। एंड इट इज द स्टेज एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज है जहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम एग्जैक्टली डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन भी बनता है। अगर आप y एक्सिस पर डालोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, और x एक्सिस पर आप टाइम लिख दो। विद द पैसेज ऑफ टाइम
रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती हुई नजर आएंगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। ये वाली फॉलिंग कर्व रिएक्टेंट्स के लिए होगी और राइजिंग कर्व किसके लिए होगी, प्रोडक्ट के लिए होगी। एंड देयर विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग दैट दिस कर्व फॉर रिएक्टेंट्स विल नेवर मीट द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी, बल्कि एक वक्त के बाद ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और पैरेलल हो जाने का मतलब होगा रिएक्शन हैज अटेन्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक डबल दोहरी, ठीक है, दोनों सिमतों में चलने वाला। तो हम यहां पर इसको डायनामिक इस लिहाज से कहा करेंगे कि ये वो स्टेज होगी जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को क्या डिफाइन किया है कि जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन should become equal to the rate of reverse reaction. This stage will be termed as the state of dynamic equilibrium. और इस रेट का मतलब ये कभी नहीं लेना कि जहां पर उनकी रफ्तार मतलब मिकदार अमाउंट बराबर हो जाए। मीन्स आप ये सोचें कि हमने रिएक्टेंट का 1 मोल ऐड किया और 0.5 मोल रिएक्टेंट रह जाएगा, 0.5 मोल प्रोडक्ट बन जाएगा, तो चलो जी इसे इक्विलिब्रियम कह दिया। दिस इज नॉट द केस। अगर हमने रेट का मतलब है कि अगर 1 सेकंड में रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो एग्जैक्ट उसी 1 सेकंड में प्रोडक्ट के 10 मॉलिक्यूल वापस किस में जा रहे होंगे, रिएक्टेंट्स में। ठीक है, अब ये वाली जो पॉइंट है ये कई दफ़ा MCQ बन के आता है, आपको भी टेस्टों में, पेपरों में, बुक में, जो स्टार्स वाली बुक है उसमें नज़र आएगा, जिसमें कि आपको बार बार कहा गया कि आप उसको ज़रूर, यकीनन आप लोग जब एडमिशन लेंगे हमारे पास तो आपको उसका डाटा सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर वो बुक्स अवेलेबल होंगी, आप उनको यहाँ से आके अवेल भी करोगे या जैसे भी आप तक वो पहुँचेंगी। लेकिन उन बुक्स को सिर्फ टेबल पे सजा के रखना नहीं होता, उनको पढ़ें अच्छी तरह और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चंस की सेंस को समझें, ताकि आप किसी भी तर्ज पे आने वाले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकें। बिकॉज बुक में ऑलमोस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन एक या एक से ज़्यादा कोशिश की गई है कि वो इंड्यूस कर दिए जाएं, ठीक है, जो यूनिट में से मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसलिए वो भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आप उसको इस अंदाज से डील करें। तो बच्चों, ये तो बात हमने इंट्रोड्यूस करवा ली अपने साथ कि व्हाट इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आगे क्विकली मूव करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ, जिसको मैं डिराइव तो नहीं करने जा रहा, सिर्फ उसको मैं हिंट दे देता हूं यहां पर कि अगर आप ये माने कि इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन था, और कुछ स्मॉल सी मोल्स इसके और स्मॉल डी मोल्स इसके बन गए, A प्लस बी वाज द रिएक्टेंट एंड C प्लस डी इस रिएक्शन का क्या है, वो प्रोडक्ट है। स्मॉल A मोल्स कैपिटल A के, स्मॉल B मोल्स कैपिटल B के आपस में मिले हैं, स्मॉल C मोल्स ऑफ कैपिटल C और स्मॉल D मोल्स ऑफ कैपिटल D हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिल गए। अब इसमें लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने क्या कहा कि जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी पावर में वो रकम रखेंगे जो कि बैलेंस इक्वेशन का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, तो इसे हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल c और D की पावर में स्मॉल d, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये दोनों रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से जब इसको प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा Kc इज इक्वल टू C रेज्ड पावर स्मॉल c D रेज्ड पावर स्मॉल d ओवर A raised power small a and B raised power small b. You can say it is equal to
प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशंस। ठीक है बच्चों, अब ना यहां पर बात ये हुई है कि ये रेशो है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को शो करती हैं इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मैंने इसको ड्राइव नहीं किया, सिर्फ ये आपको रिलेशन पता होने चाहिए। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि जो आपकी कैलकुलेशन है ज़्यादातर उनका ताल्लुक इसी फाइनल एक्सप्रेशन के साथ है, जिसको इस तरह से आप याद रखेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो आप ले लिया करेंगे। तो ये रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगी? Kc को। हेयर K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सब में जो लिखा गया C है, it shows that it is an equilibrium constant in terms of concentrations। ये क्या है? C ये शो करता है कि ये ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मीनिंग में हमने मेजर कर रखा है। अब ये जो Kc होता है इसके यूनिट्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इसके कोई फिक्स यूनिट्स नहीं हो सकते। और ये क्वेश्चन भी यूएचएस ने पूछा हुआ है, कोई ना कोई रिएक्शन देखे आपको कहा जाता है कि आप उसके Kc के यूनिट से डिराइव करके दो। ठीक है, आपसे क्या कहा जाता है कि आपको Kc दे देते हैं और उसके यूनिट्स आपको डिराइव करने पड़ते हैं। और उसके लिए ना हम ये करेंगे, एक रिएक्शन लिखते हैं, सपोज करो कि N2 + 3 मोल्स ऑफ H2। आप कहते हो जी बन रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3, तो इसका Kc आप लिखोगे NH3 की पावर में 2 होगा, N2 और H2 की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। इधर आओगे इसकी जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इधर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3। अब ये जो दो टोटल इसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1 ओवर इधर मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर 6, ये ऊपर चला जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास बच्चों? यहां से डेसीमीटर की पावर 6 पर मोल स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब आप एक और रिएक्शन लेते हो जिसमें आपने लिया H2 + I2 एंड इट गोज टू 2 मोल्स ऑफ HI। आप इसका Kc लिखते हो एंड यू विल राइट HI का स्क्वायर ओवर H2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय I2 की कंसंट्रेशन। आप इसमें यूनिट्स पुट करोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, इधर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सब कुछ खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। और ये इंडिकेशन है कि दुनिया का हर वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हुआ करेंगे, उसके Kc का कभी कोई यूनिट नहीं आएगा। समटाइम ऐसा होता है कि ऐसा कोई रिएक्शन अननोन आपको ABCD कोई सिंबल डाल के या कोई और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दे देते हैं और कहते हैं इसके Kc के यूनिट्स बना दो। तो रिमेंबर कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं टोटल, जैसे कि इधर रिएक्टेंट के टोटल 2 मोल हमने डाले थे, 1 इसका और 1 इसका, प्रोडक्ट के टोटल 2 मोल बने, तो दुनिया के हर ऐसे रिएक्शन के लिए Kc का कभी कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अगर कोई और रिएक्शन आपके पास है जिसमें, जैसे कि ये था जिसमें रिएक्टेंट के मोल्स 4 हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए आपको हमेशा Kc के यूनिट्स डिराइव करने पड़ेंगे। तो आप या तो उन्हें डिराइव करें या फिर जो चंद रिएक्शन आपकी बुक में है उनको प्रैक्टिस में ले आएं। लेकिन बेहतर है कि डिराइव करने का ये पैटर्न अडॉप्ट कर लें और इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप सिर्फ फॉर्मूले को देखकर अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकें कि यूनिट्स क्या बनेंगे। लेकिन ये याद रखें कि जिस तरह ये मूनिए वाला रिएक्शन है, ये कोई एक पेपर नहीं, बहुत सारे एंटी टेस्ट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि जी ये आप जो ना Kc के यूनिट्स बताएं कि इस रिएक्शन के लिए क्या होंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप यूनिट्स को डिराइव किया करोगे। उसके बाद हमारे पास ना एक पॉइंट आएगा कि एक्सप्रेशन Kc एक्सप्रेशंस ऑफ वेरियस रिएक्शंस। अब इनमें से कोई 1-2 डिराइव भी होते हैं, मैं एक एज अ सैंपल डिराइव कर देता हूं, लेकिन बाकी जो 3-4 हैं आपको उनके फॉर्मूलाज लाजमी याद होने चाहिए, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए।
लेकिन डिराइव करना आपको कहा नहीं जाएगा एग्जाम में। आपको फाइनल फार्मूला अगर माइंड में है या आप अपने माइंड में इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी याद तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे या उसके साथ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे फॉर फ्यूचर जो आने वाले इसी यूनिट के अगले सेक्शन होंगे। मसलन ना आप एक रिएक्शन लिख रहे हो जिसमें आप कहते हो CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड एंड यू हैव made to react it with C2H5OH and you are going to get CH3COOC2H5 plus H2O। ठीक है, अब इसमें आपने ये माना कि इसके स्मॉल a मोल्स लिए, इसके इतने मोल्स, ये जीरो था, ये जीरो था when time was zero and you have provided so much time that the reaction has attained finally the equilibrium state, then at equilibrium this will be a minus x, this will be b minus x, x moles and x moles। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पर इसके इतने मोल बाकी बचे हैं, इसके भी इतने बाकी बचे, इसके नए इतने बने और इसके भी इतने नए बन गए। अगर आप इस एक्सप्रेशन को Kc में इन्वॉल्व करना चाहें तो यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशंस इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बट दीज आर द मोल्स। In order to convert it into the mole per decimeter cube, you have to divide thoroughly with the volume in both sides of reactants and products. Then let us put the value of Kc. This should be equal to CH3COOC2H5 concentration, H2O concentration over product over reactant ratio CH3COOH and C2H5OH. x over v divided by a minus x over v, b minus x over v, सारे v खत्म हो जाएंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये बाकी बच जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर Kc। इन दिस एक्सप्रेशन x represents the moles of products formed at equilibrium and a minus x or b minus x are the number of moles of reactants left behind at equilibrium stage। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन ये भी कन्विंस करता है कि वॉल्यूम या प्रेशर या कोई ऐसा फैक्टर चूंकि Kc के एक्सप्रेशन में नहीं आया तो उनकी चेंज से यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली। एक और रिएक्शन आपके पास आएगा बच्चों इस तरह का, PCl5 की डीकम्पोजिशन करोगे तो बनेगा PCl3 प्लस Cl2। तो जब आप इसका Kc डिराइव करोगे तो मैं यहाँ सिर्फ लिखूंगा कि Kc किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर v इंटू ए माइनस एक्स। ये इसका Kc इस रिएक्शन के लिए। अगर आप इसी तरह से a माइनस एक्स और ये सारा 2-3 स्टेप फॉलो करोगे तो आप इस फाइनल रिजल्ट पे आ जाओगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आएगा N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 और आप इनको मिलाकर बनाओगे 2 मोल्स ऑफ NH3। तो इसका जो Kc का इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स एंड b माइनस 3x की पावर 3। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डिराइव करोगे उसी तरह से जिस तरह मैंने ये एक आपको एज अ सैंपल दिया सॉल्व करके। और इसी तर्ज पे ना बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन आता है N2O4 और आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से बन जाते हैं 2 मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, ये भी आप मानते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपसे कहा जाता है कि इसका Kc डिराइव करो। तो आपको क्या करना है, चले इसको ना इस तरह लिखो, ये a0 a माइनस एक्स और इधर बनेंगे 2x एट इक्विलिब्रियम v ओवर v। तो क्या लिखा जाएगा Kc डायरेक्ट जैसे आप सोच सकते हो ना, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ 2x ओवर v का स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स ओवर v, एक v खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 4x स्क्वायर ओवर v इंटू a माइनस एक्स। इस तरह से आप डायरेक्ट इसको सोच के सॉल्व करोगे। मैंने यहाँ पर जिस तरह इधर किया कि पहले Kc लिखा फिर वैल्यूज, मैंने वो नहीं किया, डायरेक्ट मैंने कीमतें रख के सॉल्व करना सिखा दिया कि इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। फिर एक रिएक्शन हमारे पास आएगा बच्चों, SO3 के 2 मोल्स आप लोगे, ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे तो यहाँ से बनेंगे 2 मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, इसके A मोल्स लोगे, इसके B, ये 0, तो यहाँ से जो है ना इसका जो Kc होगा वो बनेगा
4x² ओवर a माइनस 2x का स्क्वायर एंड b माइनस x। ठीक है, ये इसका केस ही आ जाएगा। और यही चंद वो रिएक्शन है जिनसे हमारा वास्ता पढ़ना है। जिस भी किस्म की कोई डिस्कशन आएगी, जिस भी किस्म का क्वेश्चन आएगा, वो इन चंद केसी के एक्सप्रेशंस के अलावा कोई नहीं होगा। जिसमें एक रिएक्शन हमने एस्टर फॉर्मेशन वाला पढ़ा, एक PCl5 की डिकम्पोजिशन वाला पढ़ा, एक अमोनिया सिंथेसिस, N2O4 की डिकम्पोजिशन और SO3 की फॉर्मेशन। ये 3 4 5 जितने रिएक्शन बनते हैं, आपका इन्हीं से वास्ता पड़ेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिएक्शन में डिस्कशन डिबेट हुई तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन रिएक्शंस के इर्द गिर्द ही चल रही होगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो इनको हम लोग आगे चल के अपने कुछ लॉज में कुछ जगह पर यूटिलाइज करेंगे इन एक्सप्रेशंस को, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस अपॉन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है ना, हम आगे चल के जब ये बात डिस्कशन में लाएंगे कि इक्विलिब्रियम को कैसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो तब इन एक्सप्रेशन की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। फिल वक्त सिर्फ ये MCQ में ये वाला जो है ना, अमोनिया वाला, ये आया भी हुआ है। एक साल 4 ऑप्शन दी हुई थी और सिर्फ ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द केसी एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया सिंथेसिस। ठीक है ना, असल क्वेश्चन आप सोचेंगे जी हमें लिख के नहीं दिया गया। चलो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया सिंथेसिस इज। अब जो 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन में मिलता है x² ओवर a माइनस एक्स एंड b माइनस 3x की पावर 3। दूसरी ऑप्शन में मिलता है 4x² ओवर a माइनस एक्स b माइनस 3x। इस तरह सी ऑप्शन आपको दे दी जाती है 4x² v² ओवर a माइनस एक्स एंड b माइनस 3x की पावर 3। ठीक है, और इस तरह डी ऑप्शन भी आपको लिख दी जाती है। तो मैंने क्लिक किसको करना होगा, सी ऑप्शन को, क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर है। अब या तो आप वहाँ पर इतनी प्रैक्टिस में हो कि आपको एक नज़र में देख के समझ आ जाए कि कौन सा एक्सप्रेशन अमोनिया के लिए था, और या फिर आप इसको सॉल्व करते रहें बैठ के। सॉल्व करते रहने का मतलब ये नहीं कि आप की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है या आपने तैयारी अच्छी नहीं की या आप डल माइंडेड हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको लगता है कि यू कैन सॉल्व दिस रिलेशन इन 10-20 सेकेंड्स, इट्स ओके, आप उसको मेमोराइज ना करें,